नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं और बात करेंगे पीओके की। जी हां, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जहां पर जेएएसी यानी कि ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी का जोरदार प्रदर्शन हुआ और जिसके बाद आवाम पर गोलियां बरसाई गई, कोहराम की स्थिति देखने को मिली। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के बीच तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को दरकिनार कर ईरान पर हमले किए। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। लेकिन एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट है और वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत हो गई है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात का ऐलान किया कि ईरान के शीर्ष नेताओं के बीच उनकी बातचीत हुई है और कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। हालांकि वो बिंदु कौन से हैं, वो बातें कौन सी हैं, ये अभी तक सामने नहीं आया है। गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन इस बातचीत के बाद ये हमला रोक दिया गया। पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर निहत्ती जनता पर, जो कि प्रदर्शन कर रही थी, उन पर पाकिस्तानी आर्मी ने गोलियां चला दी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए हैं। बिजली, पानी, महंगाई, इन सभी मांगों को लेकर, इन बुनियादी हक की मांग को लेकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन तभी पाकिस्तानी आर्मी ने इन निहत्थे लोगों पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए हैं। स्थिति कंट्रोल में नहीं। जी हां, क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई। पाकिस्तान का हो रहा है विरोध भारी, गिलगिट में अवैध चुनाव की तैयारी। भारत ने कहा खाली करो गिलगिट पाकिस्तान। करीब 72,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र संवैधानिक पहचान के संकट से जूझ रहा है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान की आवाम अब संवैधानिक और राजनीतिक शक्तियों के लिए सड़क पर है। आर्थिक से कहीं ज्यादा शिकायतों का जोर अब राजनीतिक अधिकारियों के लिए दबाव बना रहा है। लेकिन बड़ी वजह विधानसभा की 12 सीटों पर अवैध चुनाव को लेकर मचा बवाल है। भारत का रुख साफ है कि आखिर कौन सा हक है जिसके बलबूते पाकिस्तान यहां चुनाव करा रहा है। पूर्ण संवैधानिक अधिकार, संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण, रोजगार में स्थानीय हिस्सेदारी, भूमि और खनिज पर प्रभाव, सांप्रदायिक तनाव का हल। गिलगिट पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने इस इलाके में अवैध कब्जा किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर का भारत में 1947 में हुआ विलय पूरी तरह कानूनी, अंतिम और अपरिवर्तनीय है। ऐसे में गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भारत का अधिकार है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से वहां चुनाव कराना या कोई प्रशासनिक बदलाव करना पूरी तरह से अवैध है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की ओर से गिलगित में चुनाव कराए जाने वाला चुनाव फरेब है, अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश है। पाकिस्तान का एजेंडा ये है कि 5वां प्रांत बनाने की चाहत, पीओके पर पूरे कब्जे की कोशिश, गिलगित बाल्टिस्तान को सीमित अधिकार, पाक हुकूमत के पास सारी शक्ति, प्रदर्शनों पर कड़ा सुरक्षा एक्शन। यानी पाकिस्तान ने वहां के लोगों को सिर्फ ठगा है, उन्हें वो पूरी तरह से पाकिस्तान का नागरिक भी नहीं मानता है। पाकिस्तान पीओके में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी पर प्रतिबंध लगाने के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये हिंसा रावलाकोट शहर में उस समय शुरू हुई जब जेएएसी के समर्थक एक अस्पताल की मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हुए थे। वहां एक कार्यकर्ता का शव रखा गया था, जिसकी पहले हुई गोलीबारी की घटना में मौत हो गई थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हो गया। पीओके में पिछले हफ्ते आतंकवाद रोधी कानून के तहत जेएएसी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संगठन से जुड़े लोगों को हटाने की कोशिश की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हिंसा में 4 पुलिसकर्मियों और एक राहगीर की मौत हुई। इसके बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों और जेएएसी समर्थकों का कहना है कि मरने वाले नागरिकों की संख्या सरकारी आंकड़ों से ज्यादा हो सकती है। दरअसल इसके अलावा जेएएसी लंबे समय से महंगाई
बिजली की कमी, बेरोजगारी, खराब प्रशासन और राजनीतिक उपेक्षा जैसे मुद्दों पर भी आवाज उठा रहा है। पिछले 2 वर्षों में संगठन ने आटा और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कई बड़े प्रदर्शन किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात यूक्रेन और रूस जंग की। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस जंग में हाल ही में रूस को काफी नुकसान हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के 1330 सैनिकों को मार गिराया है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है वो और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर नजर आ रही है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद सोशल मीडिया यूक्रेन के समर्थक रूस को चिढ़ा रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि रूस को जंग का असली मजा तो अब महसूस हो रहा है, जब रूस के अंदर यूक्रेन ने ड्रोन हमलों का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। जेलेंस्की ने हमले का वीडियो शेयर कर दावा किया, रूस सिर्फ युद्ध चाहता है और इसके जवाब में यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर 1000 किलोमीटर पहुंचकर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि ड्रोन से रूस के सबसे बड़े शहर पीटर्सबर्ग में हमला करके रूस को दहला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन से रूस के ठिकानों पर अटैक करके रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया। जो वीडियो सामने आया है उसमें बाइक पर जा रहे लोगों पर हमला किया। पुतिन का गढ़ हिला, जेलेंस्की का पलटवार गहरा। यूक्रेन ने रूस के भीतर ड्रोन हमला करके तेल डिपो को उड़ा दिया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने ड्रोन ने रूसी बंदरगाह को निशाना बनाया। अजरबैजान में इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी कर दावा किया, पिछले कुछ दिनों रूस ने यूक्रेन के 900 से ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि इससे कहीं ज्यादा रूस के 1300 सैनिक मारे गए, 85 आर्टिलरी, 8 टैंक तबाह। यूक्रेन युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि लड़ाई अब पुतिन के घर तक पहुंच गई है। सेंट पीटर्स में ड्रोन की गूंज सुनाई दी, जहां तेल टर्मिनल और 9 सैनिक ठिकानों के आसपास खतरे की घंटियां बजने लगी। इसी बीच यूक्रेन दावा कर रहा है कि सिर्फ 24 घंटे में रूस को ऐसा झटका लगा है जिससे पुतिन की नींद उड़ा कर रख दी है। पुतिन अब बहुत ज्यादा गुस्से में है। पुतिन ने कहा, बात नहीं होगी, बात से फायदा नहीं, मिलने का इरादा नहीं है। तो क्या पुतिन कीव पर और बड़े हमले का ऑर्डर दे चुके हैं? जंग के बीच जेलेंस्की लंदन पहुंच गए, जहां जेलेंस्की को पूरा समर्थन मिला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और जेलेंस्की ने बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि वे यूक्रेन और रूस के बीच सीधे संवाद का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि इसमें अमेरिका और यूरोप भी सक्रिय रूप से शामिल रहे। चारों नेताओं ने तुरंत और पूरी तरह से युद्ध विराम लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बातचीत की शुरुआत मौजूदा युद्ध रेखा को आधार मानकर की जानी चाहिए। बयान में ये भी कहा गया कि शांति प्रक्रिया में यूरोप की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इस दिशा में होने वाले सभी प्रयास यूक्रेन, यूरोपीय साझेदार देशों और अमेरिका के साथ मिलकर किए जाने चाहिए। नेताओं ने युद्ध विराम के बाद यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की। बयान में कहा गया कि किसी भी समझौते में यूरोप की सुरक्षा से जुड़े हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही यूरोपीय संघ और नाटो से जुड़े किसी भी फैसले के लिए उनके सदस्य देशों की सहमति जरूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ईरान और इजराइल के बीच तनाव और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तनाव तकरार देखने को मिल रहा है। दोनों नेताओं ने ईरान के खिलाफ जो युद्ध को लेकर रणनीति बनाई थी, उन विचारों में कहीं ना कहीं
अब फर्क देखने को मिल रहा है और इस बीच इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में स्थिति कंट्रोल में नजर नहीं आ रही है। ईरान का ऑपरेशन नस्र शुरू, 2 महीने बाद इजराइल पर हमला, नेतन्याहू की ट्रंप से बगावत, तेहरान में तबाही का मंजर। ईरान युद्ध के 100 दिन बाद एक बार फिर से भीषण जंग जारी है। ईरान ने जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर बदला लिया है, उससे नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि इजराइल ईरान से हमलों का बदला ना ले, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की सभी अपील को ठुकराते हुए ईरान के करीब 10 ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल ने तेहरान, तबरीन, करज और ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमले किए हैं, उससे भारी तबाही हुई है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने ऑपरेशन नस्र का भी आगाज कर दिया है, जिससे भारी तबाही हुई है। 8 अप्रैल 2026 को हुए 60 सीज फायर के बाद ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग शुरू हो गया। ईरान ने इजराइल के कई तेल डिपो टारगेट पर लिया है। इधर इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसकी वायु सेना ने ईरान के दक्षिण पश्चिम एरिया में घातक हमले किए हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि उत्तरी इजरायली पर हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि हुती ने भी इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया है। हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका सेंट्रल कमांड को आदेश दे दिया गया है कि वो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। यानी अब हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं ईरान के उन हमलों से जिसने इजराइल को मजबूर कर दिया है कि वो ईरान के हमलों पर जबरदस्त पलटवार करे। ऑपरेशन नस्र से बेरूत का बदला, 62 दिन बाद इजराइल पर हमला। इजराइल पर ईरान और यमन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किए गए। आईडीएफ की ओर से जानकारी दी गई है। इजराइल की ओर से ईरान पर बार बार हमले किए जा रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आईडीएफ ने कहा कि ताज़ा हमलों को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। हमारे लड़ाकू अलर्ट मोड पर हैं। लोगों को अगले आदेश तक बंकरों में रहने का निर्देश जारी किया गया है। इससे पहले इजरायली इलाकों में सायरन बजने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इजराइल की राजधानी में हिजबुल्लाह ने हमले किए, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष तेज होने से यूएस तेहरान शांति समझौते के अधर में लटकने की अटकलें लगाई जाने लगी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्यवाणी की है कि यूएस कुछ ही हफ्तों के भीतर ईरान पर पूर्ण विजय का ऐलान कर देगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरानी वार्ताकार उनको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो गई है और ईरान इजराइल के बीच हाल में हुआ संघर्ष न खत्म होने वाला युद्ध नहीं बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मिलिट्री पावर काफी कमजोर हो गई है और यह संघर्ष अंतहीन युद्ध नहीं बनेगा। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका तेहरान के साथ परमाणु समझौते को सुरक्षित करने या सैन्य साधनों के जरिए से अपने टारगेट को हासिल करने के करीब है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ लड़ाई से बचने के लिए कहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेताया है कि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले करने की सूरत में इजराइल दुनिया में अलग थलग पड़ सकता है। इजराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले करने और पश्चिम में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बनने के बाद ट्रंप की ये वार्निंग आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं हुआ। अप्रैल में युद्ध विराम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक हुआ। इजराइल ने भी करारा जवाब दिया। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये तनाव कम नहीं हुआ। मिसाइलों से फिर दहला पश्चिम एशिया। ट्रंप रोकते रह गए, युद्ध छिड़ गया। फिर शुरू हुआ मल्टी फ्रंट वॉर। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से मध्य भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ईरान और इजराइल में सीधी भिड़ंत हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने कई ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिसके बाद पश्चिम एशिया में बारूदी बारिश शुरू हो गई है। इजराइल ने भी कुछ ही घंटों के भीतर ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
लुबनान पर इजरायली हमला, ईरान का बदला। ईरान ने मिसाइलें दागकर इजराइल के सेंट्रल एरिया को निशाना बनाया। कई इलाकों में सायरन गूंज उठे। इजरायली सेना का यह दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इस हमले को एक गंभीर उकसावे के तौर पर देखा गया है। इसके जवाब में पश्चिम एशिया के बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। तेहरान, तबरीज और इस्फहान और करज जैसे प्रमुख शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। पश्चिमी एयर स्पेस अगले आदेश तक बंद। तेहरान का इमाम खुमैनी एयरपोर्ट बंद। नोटम जारी, 72 घंटे के लिए पूरा एयर स्पेस बंद। दक्षिणी एयर स्पेस 12 घंटे बंद। दमिश्क एयरपोर्ट पर उड़ानें सस्पेंड। ईरान के IRGC का दावा है कि ईरान के विरोधियों ने उसकी ताकत और संकल्प का गलत आकलन किया। उनका कहना है कि तमाम दबावों और चुनौतियों के बावजूद तेहरान पहले से अधिक मजबूत होकर उभरा है, जबकि अमेरिका गिरावट और असफलताओं का सामना कर रहा है। इजराइल पर सिर्फ ईरान की तरफ से हमले नहीं हुए, बल्कि यमन से भी बैलिस्टिक हमले किए गए। हालांकि यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इजराइल ने खारिज कर दिया है, लेकिन उसके पश्चिम एशिया बारूद के उस ढेर पर बैठा है जहां सिर्फ पश्चिम एशिया माचिस के बारूद के ढेर पर बैठा है। I can't tell you how hot it is. Someone close the window. नेतन्याहू ने ट्रंप की नहीं सुनी। पश्चिमी एशिया में जंग की आग तब लगी थी कि वो जवाबी कार्रवाई से बचे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि 3 महीने से चल रहे ये तनाव अब कूटनीति समाधान और मोड़ा जा सकता है। हालांकि इजराइल ने इस मशवरे को नजरअंदाज करते हुए सैन्य कार्रवाई की, जिससे संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर उसकी प्राथमिकताएं अलग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 हफ्तों में ही ईरान को खत्म करने का दावा किया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को पूरी तरीके से साफ कर देंगे। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जिस तरह से कुवैत और बहरीन के ठिकानों पर हमला किया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए। अमेरिका के साथ साथ अरब युद्ध, कुवैत से बहरीन तक ईरानी हमले, ईरान का टारगेट, यूएस का 5वां बेड़ा, ICBM से अमेरिका तक हमले की तैयारी। पिछले 36 घंटे में अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर घातक हमला करना साबित करता है कि 60 दिनों से सीज फायर को लेकर दोनों देशों को एक दूसरे पर रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया है। दावा किया जा रहा है कि आशय पत्र जो ईरान की तरफ से अमेरिका को मिलने की उम्मीद थी, वो उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके कमांडरों को इसीलिए दोहरा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने जिस तरह से आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, उसमें कुवैत और अमेरिका दोनों के डिफेंस सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। इस वक्त ईरान कहीं न कहीं अमेरिका के साथ साथ अरब युद्ध शुरू कर चुका है। बहरीन, कुवैत और इराक में ईरानी हमलों ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ईरान अभी भी इतने लंबे और घातक मिसाइल हमले कैसे कर रहा है। ईरान ने ताजे हमलों में 13 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि मिसाइल और ड्रोन हमले कुवैत पर अकेले किए गए हैं। वहीं ईरान ने बहरीन में अमेरिका नौसेना के 5वें बेड़े पर घातक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। हैरानी की बात तो ये है कि जो ट्रंप खामेनेई सरकार पर आग उगलते रहे हैं, वो ट्रंप अब खामेनेई से मीटिंग करने का जुगाड़ कर रहे हैं। चंद घंटे पहले ट्रंप ने बयान देकर ऐलान कर दिया है, लेकिन ईरान का तेवर अमेरिका और इजराइल को लेकर रत्ती भर नरम नहीं पड़ रहा है। ईरान के 85 सांसदों ने तो टूक कहा है कि हम डोमेस्टिक मिसाइल बनाकर पहला हमला अमेरिका पर करेंगे। ईरान के पास ICBM मिसाइल नहीं है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ईरान ने ICBM मिसाइल को बनाने की तकनीकी हासिल कर ली है। यानी मामला तेजी से पलटता जा रहा है।
अमेरिका ईरान युद्ध अब धीरे धीरे अरब युद्ध में बदल गया है। ईरान का अरब युद्ध, डबल मोर्चे पर घिरा अमेरिका। खाड़ी देशों या यूं कहें अरब देशों पर ईरान के ताजा हमलों से साबित हो गया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ साथ अरब देशों पर सीधे हमला करना व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। ईरान ने इन हमलों से अमेरिका और अरब देशों पर दबाव डाला कि अगर ईरान के ठिकानों पर हमला होगा तो अमेरिका के दोस्त मुल्कों पर सीधा हमला होगा। कुवैत से लेकर बहरीन तक और बहरीन से लेकर इराक तक ईरान के हमलों से अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया है। अब अमेरिका के बड़े बड़े मिसाइल भी इस युद्ध में फेल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अरब देशों में खौफ पैदा हो गया है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे देश ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ईरान पर अरब युद्ध एक तरह से शुरू हो गया है। खाड़ी देशों की तरफ ये दबाव ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान जंग को खत्म करने के लिए समझौता करने को तैयार है। हालांकि तेहरान ने इस दावों को खारिज किया है। खास बात यह है कि खाड़ी के इन्हीं देशों ने युद्ध शुरू करने के अमेरिका और इजराइल के फैसले पर अलग राय रखी थी। उस समय इन देशों ने निजी तौर पर शिकायत की थी कि अमेरिका और इजराइल के हमले के बारे में उन्हें पहले से पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी। साथ में ये भी कहा था कि वॉशिंगटन ने क्षेत्र में होने वाले परिणामों के बारे में उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था। खाड़ी के एक राजनयिक के हवाले से कहा गया है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तेहरान पर सैन्य दबाव बढ़ाने की मांग का नेतृत्व कर रहे हैं। इनमें यूएई ने सबसे सख्त रुख अपनाया है और अमेरिका के जमीनी हमले पर जोर दे रहा है। कुवैत और बहरीन भी इस विकल्प का समर्थन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आप देख रहे थे विदेश की खबरें। अगले शुक्रवार ठीक 5 बजे एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।